कई सालों बाद राजमहल में खुशियों की किलकारी गूंजती है, क्योंकि शादी के 10 साल बाद रानी निहारिका ने 2 जुड़वा राजकुमार को जन्म दिया था। महारानी निहारिका, बधाई हो, आपने 2 जुड़वा राजकुमार को जन्म दिया है। आपको भी बधाई हो महाराज। अच्छा महाराज, बताइए हम अपने बच्चों का क्या नाम रखें? मैं अपने राजकुमार का नाम रोहित और मोहित रखूंगा। बहुत अच्छा नाम है महाराज। आपको याद है ना, हमने अपनी कुलदेवी काली माता से प्रार्थना की थी कि अगर हमारे राजकुमार होंगे तो हम अपने बच्चों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। महारानी, हमें सब याद है। हम 2 दिन बाद ही माता रानी के दर्शन के लिए जाएंगे और उससे पहले हम अपने राज्य के दोषी को कारागार की सजा सुना दें, जिसने हमारे राज्य में चोरी जैसे अपराध किए और हमारे राज्य का नाम बदनाम किया। इतना बोलकर महाराज वीर राज्यसभा में जाते हैं और वहाँ कल्लू नाम के चोर को कारागार की सजा सुना देते हैं। अब 2 सैनिक उस चोर को कारागार में डालने के लिए ले जाने लगते हैं, पर कल्लू चोर सैनिकों पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है और सैनिक सर झुकाकर राजा वीर के पास आते हैं और उसे सारी घटना के बारे में बताता है। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हम उस चोर पर नजर नहीं रख सके। उसने हमारे आंखों में धूल झोंककर हमारे चंगुल से निकलकर भाग गया। हमें अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा है। इससे पहले भी हमारे सैनिक की ही बदौलत हम उन चोरों को पकड़ पाए थे। इसलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे और जल्द से जल्द उस अपराधी को फिर से हमारे सामने ला खड़ा करेंगे। हम कल ही अपनी रानी के साथ और अपने बच्चों को लेकर काली मंदिर जा रहे हैं, माता रानी के दर्शन के लिए। जब तक हम वहां से आए, आप लोग उन चोरों को पकड़ लीजिएगा। पर महाराज जी, हम उस चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही उस चोर को पकड़ लेंगे। अब महाराज वीर वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन महाराज अपने बीवी बच्चों के साथ काली माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। महारानी निहारिका और महाराज वीर अपने बच्चों के साथ काली माता के दर्शन करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, एक गुंडा जिसने अपना मुंह ढका था वो वहाँ आता है और उनके एक बच्चे को लेकर भाग जाता है। महाराज, हमारा बच्चा, कुछ कीजिए, वो गुंडा हमसे हमारा बच्चा छीन कर ले गया। आप घबराइए मत महारानी, आप इस बच्चे को संभालें, हम उसके पीछे जाते हैं। महाराज अपने बच्चों को बचाने के लिए उस गुंडे के पीछे जाता है और एक जंगल में जा पहुंचता है, जहां उस गुंडे के साथ उसके और भी साथी थे। महाराज बिल्कुल अकेला था, पर फिर भी महाराज अकेले उन गुंडों से लड़ता है, पर उन गुंडों से जीत नहीं पाता और वो गुंडे मिलकर महाराज को वही खत्म कर देते हैं और उसके बच्चे को महाराज की आंखों के सामने कहीं दूर फेंक देते हैं और यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है। महारानी, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब तक हमारे सैनिक वहां पहुंचे, उन लोगों ने महाराज को हमें माफ कर दो महारानी, हम हमारे महाराज को बचा नहीं सके। महारानी, हम अपने राजा को खो चुके हैं, इसलिए हमारी आपसे विनती है कि आप खुद को संभालें और राजकुमार को देखें और इस राज्य को संभालें। महाराज की मौत नहीं हुई है, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और रही उस गुंडे की बात, तो हम उसे उसकी सजा जरूर देंगे, जिसने हमें हमारे राजकुमार से दूर किया है। उस गुंडे को हम छोड़ेंगे नहीं। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी महारानी निहारिका हिम्मत नहीं हारती और एक कठिन फैसला लेती है और अपना राजपाट खुद संभालती है। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं और रोहित बड़ा हो जाता है और उसके राज अभिषेक करने का समय आ जाता है। पर उससे पहले निहारिका रोहित को बिछड़े राजकुमार के बारे में बताती है।
रोहित बेटा, 20 साल पहले जो राजकुमार बिछड़ा था इस महल से, वो कोई और नहीं, तुम्हारा भाई था। मैंने अब तक तुमसे ये सच्चाई छुपा के रखी क्योंकि मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। अब बहुत जल्द राजपाट तुम संभाल लोगे। मैंने तुम्हें वो सारी शिक्षा दी है जो एक राजकुमार के पास होनी चाहिए। इसलिए तुम्हारा पहला कर्तव्य स्वयंवर का नहीं बल्कि बिछड़े राजकुमार को ढूंढने का होगा और उस गुंडे को इस राज्य में लाने का होगा जिसने तुम्हारे पिता की हत्या की है। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बिछड़े राजकुमार को जरूर ढूंढ निकालूंगा और अपने पिताजी के मौत का बदला भी लूंगा उस व्यक्ति से। हमें गर्व है बेटा तुम पर। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने तुम जैसे होशियार बच्चे को जन्म दिया। चलो, राज अभिषेक करने का समय आ गया है। 20 साल बाद महारानी निहारिका अपने बेटे का राज तिलक करती है और सारा राज सिंहासन अपने बेटे रोहित के हाथ में थमा देती है। जिसके बाद रोहित भी अपनी माँ को दिया वचन पूरा करने के लिए निकल जाता है और काली मंदिर जाता है। इस राजमहल के 2 राजकुमार हैं, जिसमें से एक राजकुमार आप लोगों से बिछड़ चुका है और वो 20 साल पहले। इसलिए आप सब चारों तरफ फैल जाएं और पास के हर गांव में जाकर इस घटना के बारे में बात करें और जिसको भी मेरे जैसा दिखने वाला इंसान मिले वह तुरंत आकर मुझे या मेरी माँ महारानी निहारिका को खबर करे, क्योंकि मेरे जैसा दिखने वाला ही व्यक्ति आप लोगों के बिछड़े राजकुमार हैं। ठीक है राजकुमार, सैनिकों चारों तरफ फैल जाओ। अब रोहित अपने सैनिकों के साथ आसपास के गांव में जाता है और 20 साल पहले घटी घटना के बारे में बात करता है। बड़ी कोशिश करने के बाद रोहित को एक बूढ़ी औरत से उस गुंडे के बारे में कुछ पता चलता है। हाँ, मुझे हल्का हल्का याद है, एक काली मंदिर के पास जब मैं लकड़ियाँ जमा करने के लिए गई थी तो एक गुंडा जिसने अपना मुंह ढका था, उसके सर से खून बह रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि उसने किसी से हाथापाई की है। उसने मुझसे पानी मांगा, मैंने उसे पानी पिलाया और मैंने उसका चेहरा देखा और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं डर गई। पर आप उस गुंडे का चेहरा देखकर क्यों डर गई? क्या था उसके चेहरे में ऐसा? राजकुमार, उसका चेहरा कटा हुआ था, पर मैं उस चेहरे को अच्छे से जानती थी। वो गुंडा कोई और नहीं बल्कि कल्लू चोर था, जिसको आपके पिताजी ने कारागार की सजा सुनाई थी और उसी ने आपके पिता की हत्या की थी। जब आप सारा सच जानती थी तो आपने पहले सच क्यों नहीं बताया? आप इतने सालों तक चुप क्यों रहीं? क्योंकि मैं डरती थी। मेरी बेटी कुंवारी थी। वो गुंडा हर समय मेरे घर पर ही बैठा रहता था और मेरी बेटी पर नजर रखता था। उसने मुझे धमकी दी थी, बस इसीलिए मैं कभी किसी को सच नहीं बता पाई। पर अब मेरी बेटी सुरक्षित अपने पति के साथ है, पर वो गुंडा आज भी यहाँ आता है ये देखने कि कहीं मैं किसी को सच न बता दूं। और आज शाम को वो यहाँ आएगा मुझसे मिलने। जब वो मुझसे मिलने आए तब आप उसे पकड़ लेना। ये अच्छा मौका रहेगा राजकुमार आपके लिए। अब वो कल्लू चोर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आखिर मैंने अपना वचन पूरा किया। बस अब मैं अपने भाई को ढूंढ लूं, फिर मैं इस कल्लू चोर को ऐसी सजा दूंगा जिसे देखकर बाकी सभी गुंडों की रूह कांप जाएगी। सच्चाई पता चलने के बाद रोहित राजकुमार उस बूढ़ी औरत के ही घर पर बैठ जाते हैं। शाम को जब कल्लू चोर आता है तो राजकुमार रोहित अपने सैनिकों के साथ उसे धर दबोच लेते हैं और राजमहल में ले जाते हैं और उसे तुरंत मृत्यु दंड की सजा सुना दी जाती है और 2 दिन के अंदर ही उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। पर अब तक रोहित राजकुमार गांव के बिछड़े राजकुमार यानी कि अपने भाई को ढूंढ नहीं पाया था। माँ, इतने दिन हो गए पर मैं अब तक एक दूसरे राजकुमार को नहीं ढूंढ सका।
आप इसके लिए मुझसे खफा तो नहीं हैं? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। और किसने कहा तुमसे कि तुम राजकुमार को ढूंढ नहीं पाए? तुमने तो वो कर दिखाया जो इन 20 साल में मैं नहीं कर पाई। वो देखो, हमारा बिछड़ा राजकुमार मिल गया, तुम्हारा भाई मिल गया। रोहित अपने सामने मोहित को खड़ा देख बहुत हैरान होता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ यह सब कैसे हुआ? बेटा, जब तुम उस दिन उस बूढ़ी औरत के घर में बैठकर कल्लू चोर के आने का इंतजार कर रहे थे, तब हमारे एक सैनिक ने मुझे बताया कि उसने राजकुमार को पहाड़ी के पीछे वाले गांव में मछली पकड़ते देखा है। ये सुनते ही मैं उस जगह पर पहुंची, ये निश्चित करने की सैनिक ने जो राजकुमार देखा कहीं वो तुम तो नहीं। पर वहां जाकर मैंने देखा तो मुझे वहां पर इस महल का बिछड़ा राजकुमार मिल गया। उस दिन गुंडों ने जब मोहित को फेंका तब वो नदी में जा गिरा और एक मछुआरे के जाल में फंस गया। उसके बाद उस मछुआरे ने ही हमारे राजकुमार की परवरिश की। हमारा परिवार पूरा हुआ माँ। भाई तुम भी यहाँ के राजकुमार हो। हमारी प्रजा को उनका बिछड़ा राजकुमार मिल गया। अब हम दोनों भाई मिलकर इस राजपाट को संभालेंगे। इस तरह रोहित अपनी सूझबूझ से महल के बिछड़े राजकुमार को ढूंढ निकालता है और फिर वो दोनों भाई मिलकर महाराज वीर की तरह शासन संभालते हैं। रामगढ़ नामक गांव में मोहनदास नाम का एक पराक्रमी राजा राज करता था, जिसकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे। जब भी गांव में किसी को भी कोई भी समस्या होती, वो तुरंत राजा मोहनदास के पास जाता और उसे वहाँ अपनी परेशानी का हल मिल जाता। लेकिन कहते हैं ना, डोंट जज बुक बाय अ कवर। कुछ ऐसा ही था राजा मोहनदास के साथ। दुनिया की परेशानी का हल निकालने वाले मोहनदास की भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी और वो थी उनकी बेटी सुलोचना। दरअसल सुलोचना देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी शादी किसी न किसी कारणवश टूट जाती थी, जिसकी वजह से राजा मोहनदास काफी परेशान रहता था। कहते थे कि जो भी राजा सुलोचना को देखने के लिए आता था, वो हर किसी को शादी के लिए इनकार कर देती थी। लगता है आज फिर सुलोचना को कोई पसंद नहीं आया। हे भगवान, क्या करूं मैं? सुलोचना का पता नहीं, सुलोचना शादी करना भी चाहती है या नहीं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर की तलाश में हूं, लेकिन मैंने सुलोचना के भविष्य का फैसला उसी के हाथों में सौंप रखा है। आप सभी यहाँ आए, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आगे जो भी सुलोचना का फैसला होगा वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा। राजा की ऐसी बात सुनकर दूर राज्य से आए राजकुमार वापस लौट गए और राजा हर बार की तरह फिर से निराश होकर सोच में पड़ गया। क्या हुआ पिताजी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? नहीं बेटी, बस तुम्हारे भविष्य की थोड़ी चिंता हो रही है। अरे चिंता कैसी पिताजी? आप मेरे विवाह को लेकर क्यों इतना परेशान हो जाते हैं? हर बार मेरे विवाह के लिए दूर दराज से राजकुमारों को बुलाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि हम शादी ही नहीं करना चाहते। बेटी, शादी तो हर किसी को करनी ही होती है। अपनी माँ को ही देख लो। एक लड़का होने के बाद भी उन्होंने अपनी गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाया। फिर तुम्हें परेशानी ही क्या? तुम कहो तो सही, मैं तुम्हारे लिए सबसे योग्य वर ढूंढ कर लाऊंगा, जो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखेगा। माफ करना पिताजी, मुझे वक्त चाहिए। मैं अभी कुछ भी नहीं कहना चाहती और आप ही मेरे विवाह की चिंता करना छोड़ दें। इतना कहते ही राजकुमारी सुलोचना गांव भ्रमण के लिए निकल पड़ी। सुंदर रथ पर सवार राजकुमारी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो थोड़ा आगे गई ही थी कि आगे बाजार में काफी भीड़ थी। इतनी भीड़ कि राजकुमारी का रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कोई बताएगा मुझे कि ये आगे भीड़ किस चीज की है? राजकुमारी जी, शायद आगे कोई घटना घटी है। हमें लगता है कि हमें अपना रथ को मोड़ लेना चाहिए। नहीं, ये रथ इसी रास्ते से आगे जाएगा। तुम तुरंत जाकर ये रास्ता खाली कराओ। जो आ गया राजकुमारी जी। सुलोचना के कहने पर
सैनिक भीड़ में जाकर रास्ता खाली कराने की खूब कोशिश करता है, लेकिन भीड़ कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। और जब काफी देर तक रास्ता खाली नहीं हुआ तो राजकुमारी सुलोचना ने रथ से उतरकर भीड़ को हटाने का फैसला किया। हम राजकुमारी हैं, हटो यहाँ से, रास्ता दो हमें, हटो। हाँ हाँ हटिए, आप भी हटिए। राजकुमारी को भीड़ में देखते ही सभी लोग हैरान हो गए। अरे राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी यहाँ क्या कर रही है? राजकुमारी को अपने सामने पाते ही सभी लोगों ने उन्हें एक एक कर रास्ता देना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ही राजकुमारी सुलोचना को एक नौजवान युवक नजर आया जो एक घायल व्यक्ति की मदद कर रहा था। अच्छा, तो ये भीड़ इस लड़के की वजह से लगी है। अभी देखते हैं इसे हम। ए लड़के, तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारी वजह से पूरे बाजार में भीड़ लग गई है? पूरा रास्ता जाम कर दिया है तुमने। नौजवान व्यक्ति राजकुमारी की बातों को अनसुना कर उस घायल व्यक्ति को पट्टी करने में लग जाता है। हम तुमसे बात कर रहे हैं, सुनाई नहीं देता तुम्हें या फिर बहरे हो? क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता या फिर आप अंधी है? जबान संभाल कर बात करो, शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। तुम्हारी शकल और लिबास से तुम इस राज्य की राजकुमारी लगती हो, लेकिन राजकुमारियों वाले गुण नहीं है तुम में। अपने पिताजी से कहकर इस राज्य से बाहर फिकवा सकती हूँ मैं तुम्हें। मुझे परवाह नहीं। अगर आप किसी घायल व्यक्ति को मरता छोड़ देना इस राज्य की परंपरा है, तो ऐसे राज्य में मैं खुद नहीं रहना चाहता। जिस काम के लिए इस राज्य की रानी को खुद आगे आना चाहिए था, उनके तो तेवर ही अलग दिख रहे हैं। इतना कहते ही वो नौजवान अपने कंधे पर उस घायल व्यक्ति को उठाता है और वहां से चल पड़ता है। लेकिन वही सुलोचना, जिसके दिल में नौजवान की बातें घर कर जाती है, वो भीड़ छटने के बाद पूरा गांव घूमकर अपने महल आ जाती है, पर उस नौजवान की आंखों की चमक और उसकी बहादुरी को वो भूल ही नहीं पाती। पहली बार एक ऐसे नौजवान से सामना हुआ है जिसे मेरे राजकुमारी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। न उसे मेरा कोई भय था और न ही उसे इसके परिणाम की चिंता थी। ऐसे ही वर की तलाश थी हमें, लेकिन वो कौन था, कहाँ से आया था, उसका नाम क्या था, कुछ भी तो नहीं जानते हम उसके बारे में। अब कैसे खोजेंगे हम उसे? अब सुलोचना दिल ही दिल में उस नौजवान पर दिल हार चुकी थी, लेकिन उसे उस नौजवान की शक्ल के अलावा कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में वो अपने पिता को भी उस नौजवान के बारे में कुछ न कह पाई। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब सुलोचना को उस नौजवान का मिलना ख्वाब सा लगने लगा। और वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ के लोगों की आर्थिक हालत काफी बिगड़ गई। गांव में भारी बारिश के चलते लोगों की खेती तहस नहस हो गई थी। इस बार गांव के लोगों का हालात बहुत खराब है। हमारे भंडार में जितना अनाज है वो गांव वालों के लिए कुछ दिन ही चल पाएगा। तुम कोल्हापुर के राजा भानु प्रताप के पास मदद का संदेश भिजवा दो, क्या पता वहां से कोई मदद मिले। जी राजा साहब, मैं अभी भिजवा देता हूँ। राजा मोहनदास ने पड़ोसी राज्य के राजा के पास मदद का संदेश भिजवाया, लेकिन संदेश के जवाब में कोल्हापुर के राजा स्वयं मदद लेकर रामगढ़ पहुंच गए, जहां राजा मोहनदास ने राजा भानु प्रताप का खूब भव्य स्वागत किया। भानु प्रताप ने महल पहुंचते ही राजा मोहनदास की आर्थिक मदद करने के साथ साथ उनके सामने एक सुझाव रख डाला। राजा साहब, मैं हर तरह से आपकी आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास आपके लिए खास सुझाव है। सुझाव? कैसा सुझाव? आप अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ दे दो, इससे आपको ये ऋण चुकाना नहीं पड़ेगा। आप मेरी पुत्री सुलोचना से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? दरअसल हम काफी समय से अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में हैं,
लेकिन मेरी पुत्री को कोई पसंद ही नहीं आता। हाँ तो कोई समस्या नहीं, आप पहले अपनी पुत्री के सामने हमारा प्रस्ताव रख दीजिए। अगर उनकी मर्जी होगी तो ही हम विवाह के लिए आगे बढ़ेंगे। भानु प्रताप की बात सुन राजा मोहनदास तुरंत अपनी पुत्री सुलोचना के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। पर सुलोचना अब भी उस नौजवान की उस आंखों को भूल ही नहीं पा रही थी। लेकिन पिता को अपने सामने गिड़गिड़ाता देख सुलोचना इस शादी के लिए मान जाती है। ठीक है पिताजी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बार राजा भानु प्रताप जी से मिलना चाहती हूँ। सुलोचना की हाँ सुनकर मोहनदास फूले नहीं समाते, क्योंकि जो काम वो कई सालों से नहीं कर पा रहे थे वो भानु प्रताप ने एक तीर से 2 निशाने मार कर डाला था। और इसीलिए सुलोचना भी भानु प्रताप से मिलना चाहती थी। लेकिन जैसे ही सुलोचना भानु प्रताप से मिलने के लिए आती है तो वो भानु प्रताप को देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुम तो वही हो ना? मेरा मतलब है कि आप तो वही है ना जो उस दिन बाजार में? हाँ मैं वही हूँ, राजा भानु प्रताप। एक राजा होकर आम लोगों के बीच आकर उनकी मदद करना, वो सब क्या था? मैं उस दिन राजकुमारी सुलोचना से विवाह के लिए रामगढ़ आया था, लेकिन राजकुमारी को विवाह ही नहीं करना था, इसलिए बिना देखे ही राजकुमारी ने हमें ठुकरा दिया। ओह, तो वो सब हमारी नजर में आने के लिए था? बिल्कुल नहीं, वही असली भानु प्रताप था जिसे राजकुमारी सुलोचना में एक घमंडी लड़की नजर आई। हाँ, मेरा वो बर्ताव सही नहीं था। महलाकर मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि आप सही थे, और तभी से मैंने आपकी तलाश भी पूरे गांव में कराई। लेकिन बिना नाम पता आपको खोज पाना मेरे लिए नामुमकिन सा हो गया था। और फिर कुछ वक्त बाद मैंने उम्मीद ही खो दी थी कि अब हमारी मुलाकात फिर होगी। लेकिन क्या? मेरी हाँ है। इस तरह से सुलोचना ने भानु प्रताप से अपने प्यार का इजहार किया और राजा को भी भानु प्रताप के बारे में बताया। और फिर क्या था, राजा मोहनदास ने खूब धूमधाम से अपनी बेटी सुलोचना का विवाह भानु प्रताप से करा दिया। इस तरह से भानु प्रताप की बुद्धिमानी ने राजा मोहनदास की समस्या का भी हल कर डाला।